कक्षा को प्रारंभ करते हैं, बाकी लोग तब तक आ जाएँगे। गुरुभ्यो नमः, सभी को नमस्कार। जैसा आप सभी को विदित है, हम पूर्व में कुछ विषय पढ़ चुके हैं और कुछ विषय पढ़ रहे हैं। तो उसी से प्रश्न मैं आपको एक नक्षत्र का प्रश्न पूछता हूँ। अभिजीत नक्षत्र किन 2 नक्षत्रों के संयोग से बनता है? सविता जी, अगर आपको ये प्रश्न ध्यान में हो तो आप इसका उत्तर दें। नमो नमः महोदय। जी, नमस्कार। प्रश्न है कि अभिजीत नक्षत्र किन 2 नक्षत्रों के संयोग से बनता है? तो इसका उत्तर होगा उत्तराषाढ़ा और श्रवण। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र के संयोग से उत्तराषाढ़ा के 15 घटी और श्रवण के 4 घटी, 19 घटी इसका पूर्ण मान है। तो उन दोनों के संयोग से ये नक्षत्र बनता है। अगला प्रश्न है, एक राशि में कितने अंश होते हैं? 10। एक राशि में ऑप्शन है 10, 15 या 30। सविता जी, कृपया उत्तर दें, कितना होता है अंश एक राशि में? सर एक बार दोबारा बताना। प्रश्न है कि एक राशि में कितने अंश होते हैं? महोदय, प्रत्येक राशि में 30 अंश होते हैं। जी, 30 अंश की एक राशि होती है। ठीक है जी, 30 अंश होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराषाढ़ा तथा श्रवण नक्षत्र के योग से बने नक्षत्र का नाम है? ऑप्शन है आश्लेषा, भरणी, कृत्तिका या अभिजीत। सर क्वेश्चन और एक बार बोल दीजिए। क्वेश्चन प्रश्न है कि उत्तराषाढ़ा तथा श्रवण नक्षत्र के संयोग बने से बने नक्षत्र का नाम। उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र के संयोग से कौन सा नक्षत्र बनता है, ये बताना है आपको। ये प्रश्न पूछा गया है। अभिजीत सर। जी, इसका आंसर अभिजीत होगा। अभिजीत नक्षत्र इन दोनों नक्षत्र के संयोग से बनता है। राशि चक्र में जो भा चक्र हमने पढ़ा था, भा चक्र आपको मैंने दिखाया था, उसमें कुंभ राशि का कौन सा स्थान होता है? कितने नंबर पे आती है कुंभ राशि? कुंभ राशि कितने नंबर पे आती है, ये बताना है आपको। 7 नंबर 8 नंबर। गलत जवाब। सर 11 फिर पे। से प्रयास। जी जी, 11 पे कुंभ राशि। श्रेया जी, 11 पे आती है, ना कि 9 पे आती है। आपने 9, 8 कितना कहा, तो उस पे नहीं आती। 11 नंबर की राशि है कुंभ, तो इसलिए राशियों के नाम आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, सूर्य की अपनी राशि कौन सी है? सिंह राशि। जी जी, आप कृपया अपना ऑन कर सकते हैं। जब प्रश्न सर ने, जैसे हमने गुरुजी ने कहा भी है, जब आपको उत्तर देना है तो कृपया ऑन करके ही उत्तर दें अपना। ये जन्म कुंडली में कौन सा भाव मृत्यु भाव होता है? जो कुंडली मैंने आपको कल एक चार्ट दिखाया था, उसमें भाव के कौन से भाव से किस चीज का विचार किया जाता है।
तो मृत्यु का, मारक। मृत्यु, नहीं नहीं, मारक वो तो एक संज्ञा थी। मृत्यु भाव किस भाव को कहा जाता है ये बताना है, कौन सा भाव है वो। एक दो 12 भाव थे ना, तो कौन सा भाव है जहां से मृत्यु का विचार किया जाता है। आयु, आयु का। मृत्यु का, आयु का नहीं, वो रिपु है, वो छठा भाव है। वो रिपु छठे भाव से विचार होता है। यहाँ पे मैं ऑप्शन देता हूं आपको, 7, 8, 9, इनमें से कौन सा भाव है जो मृत्यु भाव कहलाता है। 7 या 8 या 9, ये 3 ऑप्शन है, 3 में से एक ऑप्शन बताइए कौन सा है। 9 होगा शायद। 8 तो नहीं होगा, 8 ही होगा श्रेया जी, 8 ही होगा, क्योंकि किसने भी अभी कहा। 8, क्योंकि शनि का है ना। जी जी 8 ही होगा। वो तो स्वामी है भाव का, वो उस पे नहीं जाना है, हम तो भाव से बता रहे हैं कि कौन सा किस भाव से, कौन सी चीज का विचार किस भाव से किया जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको स्लाइड भी दिखाऊंगा उससे। 8 होगा श्रेया जी, 8, 8 नोट कीजिए। फिर से 8वें भाव बोला। से विचार होता है, 9वां भाव भाग्य है, वहां से नहीं होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि काल पुरुष के हृदय में कौन सी राशि द्योतित होती है। ऑप्शन है वृष, कर्क या वृश्चिक। जो काल पुरुष आपको बताया था उस दिन, जिस दिन एक दीप महोदय की कक्षा हुई थी आचार्य दीप कुमार जी की, उस दिन आपको एक काल पुरुष दिखाया गया था, एक पुरुष के जैसे आकृति दिखाई गई थी। उसमें कहां पर जो काल पुरुष की बात की थी, उसमें कहां पे कर्क राशि कहां पे रहती है, कौन से अंग में रहती है। ऑप्शन है वृष, कर्क या वृश्चिक। इनमें से कौन सी राशि काल पुरुष के हृदय को द्योतित करती है या रहती है, हृदय में वास करती है, कौन सी राशि, ये बताना है आपको, राशि का नाम बताइए। ऑप्शन मैंने दिया है आपको, वृष राशि या कर्क राशि या वृश्चिक सर, राशि, कोई एक राशि बताइए। सर कर्क। जी, कर्क इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक राशि में कितने नक्षत्र पाद होते हैं, 6, 9 या 8। सर 9। जी बिल्कुल सही आंसर है, 9 होते हैं, क्योंकि 2.25 नक्षत्र से एक राशि बनती है, तो अगर उनको काउंट करेंगे तो वो 9, उनकी संख्या 9 होती है, इसलिए 9, 9 पाद होंगे, 9 इसका उत्तर होगा। किस स्थान की केंद्र संज्ञा नहीं होती है। किस स्थान की केंद्र संज्ञा नहीं होती है। ऑप्शन है 7, 2 और 11। इसमें से कौन सा भाव है जिसकी केंद्र संज्ञा नहीं होती है, वो बताना है आपको। सर यहाँ देखिए सर प्रश्न, ऑप्शन। ध्यान से सुनिए कि कौन से भाव की केंद्र संज्ञा नहीं होती है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, बहुत से मैंने देखा है, मेरे साथ भी हुआ है कई बार कि हम प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और हम ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं करने में। तो हमको लगता है कि ये करना, यहाँ पूछा है कि कौन सा होता है, जबकि प्रश्न है कि नहीं होता है, कौन सा भाव केंद्र नहीं होता है। तो मैंने ऑप्शन दिया 7, 2 और 11, इनमें से कौन सा भाव है जिसकी केंद्र संज्ञा नहीं है। सर 11 होगा। 11 और 2 भाव जो है, क्योंकि 11वें भाव की संज्ञा कुछ और है, दूसरे भाव की संज्ञा भी कुछ और है, जबकि केंद्र जी। भाव मैंने 7 नंबर जो कहा वो है केंद्र भाव, उसके अलावा जितने कहे वो नहीं है। ठीक है जी, तो अब हम प्रश्न यहीं पे रोकते हैं, अब हम कक्षा पे चलते हैं। कल जो दृष्टि का जो हम पहले मैंने आपको जो बताना चाह रहा था उस पे हम चलते हैं, अभी हम दृष्टि ही देखेंगे। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है, तो नहीं आए तो मुझे बताना है, ठीक है जी।
यहाँ देखिए एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, स्लाइड पे एक चित्र दिख रहा होगा आपको, जिस पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से लिखा है। तो यहाँ पे लिखा देखो तन, ये धन, इस संपत्ति का मतलब धन हो जाएगा, ये भाई बहन का मतलब पराक्रम हो जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब चार माता और पराक्रम, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा सुहृद, और यहाँ पे 5 संतान शिक्षा सेवक लिखा है, वहां का मतलब हो जाएगा पुत्र, ये इसका मतलब ये भाव जो है, यहाँ से पुत्र का विचार, शिक्षा का, और ये सब विचार होता है। छठा भाव रिपु का हो जाएगा, जिसमें शत्रु, ये सब। सप्तम भाव स्त्री का या पति का, पुरुष का होगा। अष्टम, जो मैंने प्रश्न भी पूछा था, मृत्यु का भाव अष्टम है, और ये 9वां भाव है वो भाग्य स्थान है, और ये 10वां है ये कर्म है, और ये पिता का भाव भी होता है, यश का, व्यापार का, राज्य का, और जो प्रश्न आपको बनते हैं वो इसी भाव से बनते हैं, 10 में से। ये आपको पेपर में यही विषय आपको लगा भी है। और 11वां आय है, लाभ है, 12वां व्यय है, ऋण है। ये स्लाइड दिखाई दे रही ना आपको? हरिओम। जी सर। जी दिखाई दे रही है जी सर। जी जी। तो अब देखिए हम आगे चलते हैं, इसमें से कौन कौन से भाव अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं। एक टेबल ऐसा बनाइए, जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है वैसा टेबल बनाइए एक अपने पास, और उस पे ऐसे ही काउंटिंग लिखिए 1 2 3 4 5 6, और ऊपर हेडिंग दीजिए शुभ और अशुभ भाव। इसमें कौन सा भाव अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, ये भी आपको समझना है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, 3 तक अच्छे भाव है, शुभ भाव है। चौथा भाव अशुभ है, 5वां अच्छा माना जाता है, छठा अशुभ है, 7वां शुभ है, 8वां शुभ है, और 9वां 10वां शुभ है, और 11वां 12वां अशुभ है। उसके बाद अगला चलते हैं, ये लिख लिया आप लोगों ने? मनीषा महोदय जी लिख रहे हैं महोदय। लिख लीजिए, या इसका फोटो खींच लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर लिख लीजिएगा बाद में। ठीक है महोदय। जी। अब देखिए हम बात कर रहे थे दृष्टियों की, तो आपको दृष्टि समझनी थी ना सभी को। तो देखिए दृष्टि कैसे है, जैसे मान लीजिए अब देखो इस चित्र में क्या लिखा है, यहाँ पे ये दृष्टि बताइए, शनि की दृष्टि कैसे कैसे होती है, यहाँ से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा दृष्टि का विषय। तो जैसे देखो शनि बैठा है 1 नंबर के हाउस में, फर्स्ट, एक जो लगन जिसको कहते हैं, या तन भाव जो होता है, उस भाव में बैठा है। तो वो कहाँ कहाँ देख रहा है, मैंने कहा था कि सब सभी ग्रहों की सप्तम दृष्टि होती है, ऐसा कहा था ना आपसे। तो उसके अलावा मैंने कहा था, तो सप्तम दृष्टि कहाँ पे पड़ रही है शनि की, यहाँ देखिए ऊपर 1 से 7 पे दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे इसके बजाय वो यहाँ 2 पे बैठेगा, तो उसकी सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ेगी, कोई बता सकता है आप में? अगर 1 में बैठ के 7 पे पड़ रही है, तो 2 में बैठेगा तो सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? सर 8 पे। जी बिल्कुल, वैसे ही वो 3 पे बैठे तो तब 9 पे पड़ेगी, 4 पे बैठे तो 10 पे पड़ेगी, 5 पे बैठे तो 11 पे पड़ेगी, 6 पे बैठे तो 12 पे पड़ेगी, 7 में बैठे तो 1 में पड़ेगी। ऐसे ही अब यहाँ देखिए इसकी विशेष दृष्टि बताइए 3 और 10। तो 1 में बैठा है शनि, तो वो तीसरे भाव को भी देख रहा है, सप्तम भाव को भी देख रहा है, दशम भाव को भी देख रहा है। तो इसलिए कहा कि 3 7 10, ये इसकी 3 और 10 उसकी विशेष दृष्टि है। सप्तम दृष्टि से सभी ग्रह आपस में एक दूसरे को देखते हैं। अब देखना है, जैसे हमने अभी शुभ और अशुभ देखा, कौन सा भाव अशुभ है कौन सा शुभ है, अब वो फल की दृष्टि होगी, वो फल पे हमको नहीं जाना है। अब ये शनि का हो गया, अब आगे चलते हैं हम। अब जैसे हम इसको गुरु को देखते हैं, अब गुरु को देखिए, यहाँ लिखा है गुरु की दृष्टियां, ये दिखाई दे रहा है ना गुरु वाला आपको, गुरु की, ये देखिए गुरु यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे 3 नंबर का लग्न है, जो राशि 1 नंबर के हाउस में बैठी होगी वही लग्न होगा वहां पे।
मेष वृष आदि जो राशियां हैं 12 तक, मेष से मीन तक, उसमें जो लग्न में बैठी होगी उस राशि का लग्न माना जाएगा। ठीक है जी। वहां पे जैसे यहाँ पे 3 नंबर की राशि है तो लग्न कौन सा हो गया यहाँ पे, आप में से बताइए कौन सा लग्न हो गया यहाँ पे। 3 नंबर अगर लग्न में बैठा है, 3 नंबर लिखा है, तो कौन सी राशि होती है 3 नंबर पे? मनीषा जी कौन सी राशि होती है 3 नंबर पे? महोदय मुझे समझ में ही नहीं आया। 12 राशियों का नाम तो आपको पता है 3 ना क्या नंबर क्या पे है? तो मिथुन होती है। तो 3 हाँ, नंबर 12 यहाँ लिखा राशियों है। के 12 राशि 12, के नाम। देखिए समझिए बात को। अगर 12 राशियों में मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, तो 1 पर मेष, 2 पर वृष, 3 पर मिथुन, तो यहाँ 3 लिखा है ना, तो मतलब मिथुन लग्न है यहाँ पे। ठीक है। और गुरु बैठा है, जैसे शनि को 1 में बिठाया था, तो यहाँ पे शनि को ये गुरु को 4थे भाव में बिठाया, पर यहाँ पे 6 नंबर की राशि है। 6 नंबर की राशि होती है कन्या। पर हमको उससे मतलब नहीं है कि यहाँ कौन सी राशि है, हमको दृष्टि समझनी है कि कैसे दृष्टि होती है। तो यहाँ पे देखिए ये बैठा है गुरु यहाँ पे 4th भाव में, तो वो देख रहा है सप्तम दृष्टि से 10th भाव को। ये तो समझ में आया ना आपको? जी महोदय। तो अब देखिए इसकी विशेष दृष्टि है 5 और 9। मैंने आपसे पहले भी कहा ही है कि उसकी विशेष दृष्टि भी होती है। सप्तम भाव अपने से 7वें भाव को सभी देखते हैं, ये भी देख रहा है। तो ये बैठा है 4 में, तो ये देख रहा है 10वें भाव को। अब इसकी 5 और 9 नंबर की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? देखिए यहां से काउंट करना, जहां गुरु बैठा है। 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो जब हम जैसे 6 नंबर लिखा ना, 6 7 8 9 10, 10 हो रहा है 8वें भाव पर, 8वां जो घर है उस पे 10 लिखा गया है। तो वहां पे मतलब हुआ, वहां पे उसकी पंचम दृष्टि गिरी। तो 6 7 और 10वें नंबर, 10वां जो भाव है वहां पे लिखा है 12, तो वहां पे गिरी सप्तम दृष्टि। फिर हुआ 8 9। तो यहाँ सर पे ये समझ में नहीं है, फिर से थोड़ा बता दीजिए। आपको कुछ नहीं, यहाँ पे काउंटिंग पे मत जाइए, आप इसकी दृष्टि को देखिए। जो यहाँ पे दृष्टि है ना जी, श्रेया जी, यहाँ देखिए गुरु लिखा है ना यहाँ पे। ये नंबरिंग, नंबर पे नंबर छोड़ दो, बाकी नंबर को भूल जाओ। अभी आप एक टेबल बनाओ ऐसा, उसमें नंबर नहीं लिखना है आपको, गुरु लिखना है। जैसे मैंने गुरु यहाँ रखा है वैसे ही आपको एरो लगाना है, जहां जहां एरो लगा है इसमें वैसे ही एरो लगाइए। नंबर नहीं लिखना है आपको। अपने टेबल, अपने जो टेबल बनाएंगे उसमें नंबर मत लिखिए, खाली उससे नंबर बगैर नंबर से बनाइए। यहाँ पे जैसे नंबरिंग लिखी है ना, नंबर मत लिखिए। आप खाली गुरु को बिठा दीजिए यहाँ पे, जहां 4th भाव में बिठाया है मैंने। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जैसे शनि को हमने अभी यहाँ देखा था ना पीछे वाली स्लाइड में, ये शनि वाली स्लाइड दिख रही है आपको? जी। तो देखिए जैसे इसमें शनि 1 नंबर पे बैठा है ना, तो वो उसकी सप्तम दृष्टि पड़ी है 7वें भाव पे। श्रेया जी ध्यान से सुनिए, जिसको भी समझ नहीं आया है वो ध्यान से सुनेगा इस टॉपिक को अभी यहाँ पे। तो देखिए अब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हो क्या, यहाँ देखिए इस स्लाइड के माध्यम से। अब ठीक है, जरा यहाँ पे साउंड का इशू हो गया था। ये स्लाइड दिख रही है ना आपको शनि वाली? तो यहाँ पे देखिए सभी ध्यान से सुनिए कि 1 नंबर पे जहाँ पे शनि बैठा है, यहाँ पे मानिए अभी यहाँ पे गुरु बैठे हैं। शनि को हटा के यहाँ पे हम गुरु रख देते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे अगली जो स्लाइड है उसमें गुरु कहीं आपको और जगह दिख रहे हैं बैठे हुए।
ये देखिए ये गुरु वाली स्लाइड है। अब वहां पे शनि यहाँ पे बैठे थे 1 नंबर के खाने में, तो ये वाला खाना, ये जो है इसको 1 नंबर मानना है आपको, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5 है, और ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर है, ये 9 नंबर है, ये 10 नंबर है, और ये 11, और ये 12वां भाव है। तो यहाँ पे राशि, जो राशि यहाँ 1 नंबर में बैठेगी वहां से ही काउंटिंग आगे बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे 3 नंबर की राशि बैठी है, 3 नंबर मिथुन होता है, तो 4 कर्क है, 5 सिंह है, 6ठी कन्या है, 7वीं तुला है, 8वीं वृश्चिक है, 9वीं धनु है, 10वीं मकर है, 11वीं कुंभ है, 12वीं मीन है, मेष आ जाएगी, यहाँ पे मीन यहाँ पे वृष आ जाएगी। तो यहाँ पे 3 नंबर का लगन है। तो लगन से हमको नहीं मतलब, हमको दृष्टि समझनी है। तो इस नंबर को भूल जाइए, अभी कुछ नंबर नहीं है यहाँ पे, आपको खाली गुरु को देखना है जो चतुर्थ भाव में बैठा है। तो इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो यहाँ पे गिर रही है 10वें भाव पे, ठीक है। और इसकी जो पंचम दृष्टि है वो यहाँ पे गिर रही है 8म भाव पे। और इसकी जो 9वीं दृष्टि है, क्योंकि यहाँ लिखा है देखिए 5, 7, 9, 7वीं दृष्टि तो सभी की है, पर इसकी विशेष कौन सी है, 5 और 9 नंबर की दृष्टि इसकी विशेष रूप से है। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे 12वें जो भाव है यहाँ पे इसकी दृष्टि गिरी है, 9 नंबर की दृष्टि जो है वो यहाँ पे गिरी है ऊपर जाके इसकी। अब समझ में आया आपको ये? हरिओम। जी महोदय, हाँ आ रही है समझ। जी आरती जी, और और कौन कौन है यहाँ पे? ये सबिता जी को समझ में आया? सर नहीं, मुझे नहीं आया ये। आप शायद आज ही आए क्लास में, तो आपको समझ में नहीं आएगा इतनी जल्दी। सर नहीं, मैं तो कंटिन्यू ले रही हूँ। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा कि मैंने बताया था कि सभी ग्रह आपस में, और एक स्लाइड दिखाता हूँ कोई दूसरी। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे चंद्रमा है, ये चंद्रमा बैठा है यहाँ पे चतुर्थ भाव में, इसको ये नंबर नहीं आपको देखना है, नंबर को भूल जाइए, आपको खाली चंद्रमा और इसका एरो जो देख, यहाँ पे एरो लगा है उसको देखना है बस। ये देखिए ये जो भाव है ये चतुर्थ भाव है। जैसे मैं आपको एक भाव वाला ही दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए, ये स्लाइड को देखिए जिसमें 12 भाव लिखे हैं, दिख रही है सभी को? यहाँ पे 12 भाव वाली एक वो है, स्लाइड है। इसमें देखिए पहला भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव। आपको जो पेपर में लगा है वो ये है 10म भाव, ये वाला, ये जो है ये 10वां जो हिस्सा है ये आपको लगा है पेपर में। फिर भी मैं आपको ये सारा बता रहा हूँ, यहाँ कहीं से भी कुछ पूछा जाए तो वो आप छूटे ना आपसे कहीं पे भी। तो ये 11, ये 12, आपको जो फोकस करना है वो 10 को करना है, और बाकी इनको ज्यादा ध्यान नहीं देना है बाकी पर। आपको 10वें हिस्से से जितने प्रश्न बनते हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए। तो यहाँ से जो इसका कारक ग्रह है, इसकी संज्ञा क्या है, यह शुभ भाव है, शुभ भाव है, यहाँ पे कौन कौन सी चीजों का विचार होता है, इसका इस भाव का स्वामी कौन सा है, ठीक है जी, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। परंतु हम सब चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं दृष्टि पर। ये देखिए चंद्रमा की, सबसे पहले हम उन ग्रहों को देखते हैं जिनकी एक एक दृष्टि होती है, खाली सप्तम दृष्टि होती है, कोई दूसरी नहीं होती, फिर विशेष वाले पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा बैठा है चतुर्थ भाव में, इसको भाव समझिए चतुर्थ भाव। 6 की जगह 4 मान लीजिए, 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 की जगह 1, 4 की जगह 2, 5 की जगह 3, 6 की जगह 4। तो ये चतुर्थ भाव में ये बैठा है। तो यहाँ से ये देख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसी तरह मंगल, बृहस्पति और शनि को छोड़ के, इनकी भी सप्तम दृष्टि होती है, पर इनको छोड़ के अन्य जितने ग्रह हैं, कौन कौन से, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, राहु, केतु, इन सब की सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, सूर्य से लेकर राहु केतु तक सभी सात। यहाँ से यहाँ देखेंगे सब, यहाँ से यहाँ देखेंगे, यहाँ से यहाँ को देखेंगे, मतलब 7 काउंट करना है आपको, उससे 7 अगले घर दिखने हैं आपको, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कुछ जो विशेष ग्रह हैं उनकी बात करते हैं, कौन कौन से विशेष हैं और उनकी कैसी कैसी विशेष दृष्टि है। आरती जी ये समझ में आया अब कैसे 7 हुआ?
सर थोड़ा थोड़ा सा आया है। हाँ जी, सुन लीजिए, फिर पुनः मैं एक बार बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल की दृष्टियां बताई गई है, 7 तो उसकी भी है। श्रेया जी कोई बात नहीं, आप नेटवर्क में रहिए कहीं सही जगह पर, तो आ जाएगा आपका नेटवर्क। नहीं तो रिकॉर्डिंग हो ही रही है, फिर वहां से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा है कि इसकी भी सप्तम दृष्टि है, पर इसकी जो विशेष दृष्टि है वो है 4 और 8 नंबर की। तो ये 4 नंबर से कैसे दिखता है और 8 नंबर से कैसे दिखता है, तो यहाँ से काउंट करना है। यहाँ बैठा है मंगल तीसरे भाव में, तो यहाँ से 3, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे देखिए ये चतुर्थ दृष्टि यहाँ पे पूर्ण होती है छठे भाव पर। और ये 5, यहाँ पे 6 या 7, यहाँ पे इसकी सप्तम दृष्टि गिरी ये वाली। और उसके बाद बोलते हैं 8, तो यहाँ पे दशम भाव पे इसकी अष्टम दृष्टि गिरी। तो 4, 8 इसकी विशेष दृष्टि है, ये आपको ध्यान रखना है कि मंगल की आग, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि मंगल दशम भाव में बैठा है तो उसकी अष्टम दृष्टि कहाँ पे गिरेगी, या फिर उसकी पंचम दृष्टि कहाँ पे गिरेगी, या फिर सप्तम दृष्टि कहाँ पे गिरेगी। तो यहाँ पे बैठा है मंगल, मान लीजिए जहाँ पे ये अभी यहाँ एरो दिखा रहे हैं, यहाँ से यहाँ को 12 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मंगल को मानिए, तो यहाँ से इसकी चतुर्थ दृष्टि कहाँ पे गिरेगी बताएंगे कोई आप में से? काउंट कीजिए यहाँ से आगे 4 घर कौन से, चौथा घर कौन सा होगा? अगर जहां भाई 12 लिखा है यहाँ पे मंगल बैठा है, इस एंगल से देखते हैं, अभी इस एंगल से दिखाया ना आपको, तो इस एंगल से बताइए कि यहाँ पे अगर बैठा है, ये जो 12 जहाँ पे है, यहाँ पे अगर यहाँ पर मंगल होगा तो इसकी चतुर्थ दृष्टि कहाँ पे गिरेगी? सविता जी कहाँ पे गिरेगी इसकी चतुर्थ दृष्टि अगर यहाँ पे मंगल बैठा होगा? 6 पे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गिरेगी लगन पर, 3 नंबर जहाँ लिखा है, यहाँ से काउंट करना है ना आगे, 1, 2। सर दृष्टि स्ट्रेट और लेफ्ट राइट गिरती है या फिर पीछे भी जाती है? आपको घर काउंट करना है, काउंटिंग जो लिखी है उस हिसाब से काउंटिंग करनी है, आगे पीछे नहीं गिरती है वो। जैसे यहाँ पे अगर मंगल बैठा है ना 10वें भाव में, तो यहाँ से काउंट करना है, चतुर्थ दृष्टि पूछा है तो वहां से काउंट करेंगे, 1, 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ऐसे काउंट करना है आगे को। जैसे बोला कि मेष राशि पे सूर्य मेष राशि पे उच्च होता है और उससे जो सप्तम राशि है, तो वहां से मेष से ही गिनेंगे ना हम, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, तो 7 नंबर की राशि तुला हुई। तो वैसे ही यहाँ पे, तो यहाँ से भी यहाँ पे बोला चतुर्थ दृष्टि, तो यहीं से काउंट करेंगे, 1, यहाँ पे 2, मान लीजिए यहाँ पे बैठा है ना, यहाँ पे अभी हम मान रहे हैं कि यहाँ बैठा है, अभी तो अभी दिख रहा तो हमें यहाँ पे है, पर हम मान रहे हैं यहाँ पे बैठा है उदाहरण के लिए। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे चतुर्थ दृष्टि हुई। तो यहाँ पे 5, 6, 7, दो जो इसके सामने वाला घर है, उस ग्रह से जो उसके सामने वाला घर होगा वहां पे सप्तम दृष्टि गिरेगी। बाकी आपको काउंट ही करना पड़ेगा, जो विशेष दृष्टि है वो काउंट करके ही आपको पता चलेगी, या उंगली पे काउंट कीजिए या फिर टेबल बना के काउंट कीजिए, दो ही ऑप्शन है आपके पास बना देखने के। आपको अगर आता है उंगली पर करना तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे बैठा है, तो वहीं से काउंट करना, जहां पे बैठा होगा इन 12 भावों में कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा होगा वहीं से काउंट करना है जहां पे वो बैठा है। अब बताइए यहाँ पे इसकी अष्टम दृष्टि कहाँ पे गिरी? मान लीजिए 1 नंबर पे बैठा है मंगल, यहाँ पे मंगल बैठा है 1 नंबर में, इसकी अष्टम दृष्टि कहाँ पे गिर रही है? 8 नंबर की दृष्टि, 8 नंबर की दृष्टि से कहाँ पे देखेगा ये बताइए आप में से कोई? आरती जी आप बोलिए कहाँ पे गिरेगी 8 नंबर की दृष्टि? अगर 1 नंबर में अगर मंगल बैठा होगा, यहाँ पे जहाँ मेरा माउस है यहाँ पे मंगल है, तो यहाँ से 8वां घर कौन सा होगा? महोदय 11 पे होगा, क्योंकि हाँ, एक नंबर। यहाँ पे होगा नीचे 10 पर, यहाँ पर, यहाँ अगर 1 नंबर पे मंगल को बिठाते तो इससे 8वां घर ये बनता है ना, कि ये तो 9वां घर है ना, यहाँ पे गिरेगी जहाँ 10 लिखा है। ठीक यहाँ है से महोदय। कम एक, यहाँ पे बैठा ना मंगल, यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे बैठा उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे जी। बैठा है, तो एक यहाँ से आगे 1, 2, ये 3, ये 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8,
क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ बैठा है तो इसकी दृष्टि यहाँ और यहाँ गिरी है, तो यहाँ पे यहाँ बैठेगा तो इसकी सप्तम दृष्टि यहाँ गिरेगी और आठवीं दृष्टि यहाँ गिरेगी। 7 के आगे ही तो 8 है ना, तो यहाँ पे 7वां है तो ये 8वां होगा। ठीक है जी। और ये महोदय वाला काउंट, महोदय ये पूछना था मुझे कि काउंट कहाँ से करना है? जैसे 3 है यहाँ लिखा हुआ, तो 1 मतलब 1 पे मंगल है, तो ये जो 4 है तो यहाँ से काउंट ये करेंगे या मंगल से ही चलेंगे? जहाँ पे मंगल बैठा है यहाँ पे नंबर को लेके खजल मत होइए, नंबर को भूल जाइए, नंबर को अभी दिमाग से निकाल दीजिए। आपको खाली जहाँ पे मंगल जो ग्रह जहाँ पे बैठा है वहीं से काउंट करना है बस। इन ठीक है महोदय। नंबर को भूल जाइए, जो ग्रह जिस भाव में बैठा है उसी भाव से ही काउंट करेंगे आप। नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे नंबर नहीं होगा, वहां तो आपके सामने प्रश्न ही होगा कि मंगल की सप्तम दृष्टि कहाँ पे, अगर मान लीजिए 10वें भाव में मंगल बैठा है तो उसकी सप्तम दृष्टि कहाँ पे गिरेगी, या फिर अष्टम दृष्टि कहाँ पे गिरेगी, चतुर्थ दृष्टि कहाँ पे गिरेगी। ठीक है जी। तो 12 भावों में कहीं भी बैठ सकता है वो, कोई भी ग्रह, नंबर के ऊपर खजल नहीं होना है, उस पे नंबर जो लिखे हैं वो तो यहाँ पे ये चित्र बना है तो नंबर आए हैं इसमें वो एक राशि के लिए, पर हमको दृष्टि देखनी है, हम नंबर पे, नंबर से खजल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब जैसे शनि है, देखिए इसकी 3 और 10 होती है, तो इससे यहाँ इसे शनि से गिनना है, 1, ये 2, ये 3 यहाँ पे हो रहा है, 4, 5, 6, 7, ये एरो जहां पे लगा है ना उस तरफ को देखिए बस, 1, 2, 3, यहाँ पे तीसरी हुई, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, इसके सामने वाला ही घर 7वां होगा, 8, 9, 10। ठीक है। एक एंगल मैंने आपको यहाँ से दिखाया था ऊपर से, एक यहाँ चतुर्थ भाव से दिखा रहा हूँ। ये समझ में आया शनि वाला कैसे 3, 7, 10 हुआ? 7 तो आपको पता है उसके सामने वाला घर ही होगा, काउंट करने की अब जरूरत भी नहीं है, उसके सामने वाला ही जो घर है वो ही होगा, वो आपको पता होना चाहिए कि अगर 10 में बैठा तो चौथा होगा, 1 में बैठा तो 7वां होगा, 7 में बैठा तो 1 वाला होगा, अगर यहाँ बैठा है 5 में बैठा है तो 12 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं 11 होगा। ठीक है जी। तो उसके सामने वाला आपको याद रखना है, 3 और 10 कैसे होगा, वहां से काउंट करना है, जहां शनि जो ग्रह जिस भाव में बैठा है वहीं से ही गिनती शुरू करनी है। अब अगला देखते हैं, ये गुरु है हमने देख लिया, इस चित्र को देखिए, इसको जूम करता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए गुरु बैठा है दूसरे भाव में, तो इसकी पंचम दृष्टि कहाँ गिर रही है बताएंगे कोई? महोदय एक बार और क्वेश्चन करिए दोबारा से, क्या था मैंने क्वेश्चन? कहा कि इस गुरु की पंचम दृष्टि कहाँ पे गिरी है, ये बताइए इस चित्र में कहाँ पे गिरी है, आप काउंट करके बताइए कि इसकी इस चित्र में कि गुरु पांचम दृष्टि से यहाँ पे कहाँ कौन से भाव को देख रहा है, अगर वो दूसरे भाव में खुद बैठा है तो वो कौन से भाव को देख रहा है जहाँ पे उसकी पंचम 8वें, दृष्टि गिरी है? 8वें को देख रहा है। वो उसकी सप्तम दृष्टि है। मनीषा जी काउंटिंग ढंग से गिरी, ढंग से आप काउंट करिए कि वो 5 कहाँ पे हो रहा है, 7 कहाँ पे हो रहा है और 8 कहाँ पे हो रहा है, 8 नहीं क्षम्यता 9, 5, 9 है उसकी विशेष दृष्टि ना, तो 5 बताइए कहाँ पे हो रहा है, 5 कहाँ पे पूर्ण होगा? अब देखिए ना यहाँ पे बैठा है ना 2 नंबर के भाव में, ये दूसरा भाव है, तो यहां से काउंट करना है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, यहाँ पे 5, यहाँ 5वीं गिरी ना जी, जी यहीं पे महोदय। गिरी है ना 5वीं जी, तो हाँ यहाँ से शनि 6, तक गिनती। जी जी शनि को देख रहा है पंचम दृष्टि से 6, और ये 7 जो आपने 8वां बोला अभी, वहां पे हाँ सप्तम दृष्टि गिर रही है, वहां पे पंचम दृष्टि नहीं गिर रही है, वहां पे सप्तम गिर रही है। यहाँ से काउंट करके अगर आप यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पे 7 होता है ना कि 5 होता है, उसके बाद यहाँ पे 8 और ये 9, तो इसकी लास्ट जो दृष्टि है वो है नवम दृष्टि। तो 5 और 9 ध्यान रखना है, कहीं पे भी बैठे यहाँ पे इन 12 भावों में कहीं भी बैठे, वहां से 5 कहाँ पे होता है, वहां से 7 कहाँ होता है, वहां से 9 कहाँ होता है, उसी भाव से काउंट करना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ पे होता है, वो आपको चित्र बना के उसको सभी 12 भावों में बिठा के देखना है, कहाँ पे अगर यहाँ पे बैठा है तो कहाँ कहाँ गिरेगी, यहाँ बैठा है तो कहाँ कहाँ गिरेगी,
यहाँ बैठा है तो कहाँ कहाँ गिरेगी। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब देखिए राहु को, अब राहु का भी, इसकी भी 5-9 होती है, सात तो सप्तम दृष्टि इसकी भी होती है, 5-9 इसके जैसे ही गुरु की होती है वैसे ही इसका ध्यान रखना है। राहु केतु सेम होते हैं, ये केतु है और ये राहु है, और पहले हमने गुरु को देखा, ये भी 5-7-9 है, राहु केतु भी 5-7-9 है। तो राहु की भी सप्तम होती है, 5-9 उनकी भी होती है राहु केतु की। अगर गुरु को समझ लिया तो राहु केतु आपको समझ में आ गए। मंगल की 4-8 होती है, सप्तम दृष्टि उसकी भी होती है। जो अन्य ग्रह हैं उन सभी की सप्तम दृष्टि ही देखते हैं, सप्तम से ही देखते हैं प्रमुख रूप से। और ये शनि की 3-10 है। ठीक है जी, तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ ये जो स्लाइड अभी देखी आप लोगों ने, इस माध्यम से आपको ये समझ में आ गया है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो मैं दूसरा कोई आपका अगला जो विषय है उसको देखता हूँ यहाँ पे, जो हम सर कल एक कर बार ही रहे। स्लाइड दोबारा से दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में समझ लेंगे। जी, इसका खींच लीजिए, एक तो ये 5-9, ये आप इसको देखिए एक बार, खुद प्रैक्टिकल कीजिए, फिर आपको जहां जिस एंगल से समझ नहीं आता है उस एंगल को मेरे से डिस्कस आप पूछ सकते हैं कल की कक्षा में। कल तो नक्षत्र की कक्षा होगी, पर आप कल समय होगा तो उस वक्त आप पूछेंगे। ये खींच लीजिए, एक इसको खींचिए, एक इसको ले लीजिए, एक इसको इसको ले लीजिए, इसका चित्र। अब देखिए जो हम कल पढ़ रहे थे, इस पे आते हैं। हम कल चतुर्थ भाव तक आए थे। हमने एक में देखा था कि शरीर, सुख, आकृति, रंग, रूप, जाति, विवेकशीलता, आरोग्यता, आयु, आत्मबल, चरित्र, इन सब का विचार प्रथम भाव से किया जाता है। फिर हम दूसरे भाव पे गए थे, तो वहां पे आता है दाया नेत्र, धन, कुटुंब, वाणी और बंधन, ये सब चीजों का विचार दूसरे भाव से किया जाता है। और तीसरे भाव पे हम फिर गए थे, उसमें पराक्रम था, सहोदर था, लघु भ्राता, धैर्य, नौकर, श्वास नली और गला, इन सब चीजों का विचार तीसरे भाव से किया जाता है। फिर हम चतुर्थ भाव पे आए थे, वहां पे हमने देखा था कि माता, सुख, भूमि, गृह, स्थायी संपत्ति, वाहन, फेफड़े, निमोनिया, क्षय इत्यादि का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। ये हमने कल पढ़ा था। आज हम उससे आगे चलते हैं पंचम भाव पे। इसको नोट करेंगे कि पंचम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। तो पंचम भाव से एक तो विद्या का विचार, बुद्धि का, संतान का, प्रेम विवाह, लॉटरी, उदर रोग और गर्भपात इत्यादि विषयों का विचार पंचम भाव से किया जाता है। उसके बाद छठा भाव है, जिसको रिपु की संज्ञा कहा दी गई है या शत्रु की संज्ञा दी गई है। तो वहां से सबसे पहले आपको समझना है, जो सबसे पहले विचार किया जाता है वो शत्रु का, फिर रोग का, चिंता का, पीड़ा का, कर्ज का, मुकदमा। और अगर हम रिश्ते में बात करें, जैसे चतुर्थ भाव माता का है, वैसे ही जो छठा भाव है वो मामा का है। मातुल, जो माता के भाई होते हैं उसे मातुल कहा जाता है, मामा कहा जाता है, उनका विचार छठे भाव से किया जाता है। अब सप्तम भाव पे चलते हैं। तो सप्तम भाव से सबसे पहले स्त्री का या पुरुष का विचार किया जाता है। कोई स्त्री है तो उसके लिए कैसा पुरुष मिलेगा, उसका सप्तम भाव से देखा जाएगा। या पुरुष है तो उसके लिए कैसी स्त्री मिलेगी, तो वो सप्तम भाव से देखा जाएगा। और दैनिक रोजगार, दिन में किए जाने वाले कार्यों का विचार वो सप्तम भाव से किया जाता है। और विवाह के लिए मिलाप करना, वो भी विचार सप्तम भाव से ही किया जाता है। तलाक का, बीमारी का, पति का, पत्नी का, वर्ण,
रंग इत्यादि, ये सब जो बातें हैं वो सप्तम भाव से विचार की जाती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव से जो चीजें विचार की जाती हैं वो है सबसे पहले मृत्यु का। मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा था कि मृत्यु का भाव कौन सा होता है, तो वो ध्यान में रखना कि अष्टम भाव को मृत्यु भाव की संज्ञा दी गई है। या फिर आयु, आयु का विचार किस भाव से किया जाता है, वो भी अष्टम से होता है। उसके बाद व्याधि का, संकट का, ऋण का, पुरातत्व, चिंता, गुणाधन, गणाधन मतलब कोई पैतृक संपत्ति जो माया इत्यादि का कहा जाती है, तो उसका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। और ये जो रोग है एक बाबाश्री, इसका विचार भी यहीं से किया जाता है। और उसका नवम भाव है जो भाग्य स्थान जिसको कहा जाता है, उसमें धर्म, भाग्य, विद्या, प्रवास, तीर्थ यात्रा, दान, संतान, विदेश यात्रा, ये सब भाग्य में वहां पे भाग्य भाव से किया जाता है, नौवें भाव से किया जाता है। अब देखिए, अब इस 10वें भाव को आपको बड़े अच्छे से समझना है, यहीं से ही प्रश्न आएंगे। इसके अलावा इतर जितने हैं वो आपको समझाने के लिए बताए गए हैं। यहाँ से सबसे पहले जो विचार किया जाता है वो पिता का, उसके बाद राज्य का, नौकरी का, व्यवसाय का, मान का, प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, अधिकार, चुनाव में जय पराजय, तो ये सब विचार यहाँ से ही किया जाता है। इसको कर्म भाव भी कहते हैं। उसके बाद अगला 11वां भाव पे चलते हैं। तो 11वां से लाभ का, आय का, संपत्ति का, ऐश्वर्य का और बड़े भाई का, इन सब का विचार 11वें भाव से किया जाता है। उसके बाद 12वां भाव जो व्यय भाव है या ऋण भाव है, उससे व्यय का, दंड का, हानि का, व्यसन का, जल यात्रा, भोग और बायां नेत्र, वहां पे लिखा था दायां नेत्र, राइट राइट आई, यहाँ पे बायां लेफ्ट आई, तो बायां नेत्र उसका विचार किया जाता है। तो ये पर्टिकुलर भाव थे जिनसे जिस जिस चीज का विचार किया जाता है। तो इसमें आपको जो ध्यान में रखना है वो 10वें भाव से रिलेटेड जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, उन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने संज्ञाओं की बात की थी, फिर कारकत्व की बात की थी, उसके बाद हमने अगला जो टॉपिक डिस्कस किया था वो किया था हमने उस भाव की संज्ञा क्या है, उससे विचारणीय विषय क्या है। जो यहाँ पे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि राज्य, पिता, नौकरी, व्यवसाय, मान, प्रतिष्ठा, अधिकार, चुनाव में जय परिजय, तो ये सब जो विचार हैं वो 10वें भाव से विचार किए जाते हैं। और इस भाव की संज्ञा है केंद्र संज्ञा है। इस भाव के जो स्वामी है वो 4 बताए गए हैं, वो आपने नोट भी किए हैं कौन कौन से हैं। उसके बाद जो दूसरी जो चीज है, इस भाव का कारकत्व ग्रह कौन सा है और इस भाव से कौन कौन सी चीजों का विचार किया जाता है, ये सब जितनी भी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है और उन्हीं से ही प्रश्न बनते हैं। आपको यहाँ फोकस जिस चीज को करना है वो है 10वां भाव। यहाँ से जो कुछ भी आपको समझना है वो सब चीजें आपको आनी ही चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है जो आप कुछ चीज समझ ना आई हो उसको आप पूछ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको अभी एक रखता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, कि 10वें भाव में अगर मंगल बैठा है तो उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ गिरेगी ये बताइए जरा। उसकी सप्तम दृष्टि कहाँ गिरेगी, उसकी चतुर्थ दृष्टि कहाँ गिरेगी, उसकी अष्टम दृष्टि कहाँ पे गिरेगी। चतुर्थ तो चंद्रमा पे होगी। देखिए यहाँ पे चंद्रमा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली है ये बॉक्स। अभी 12 खाने 12 भाव बने हुए हैं, 12 खानों का ये बॉक्स बना है जिसको भाव की संख्या दी गई है। उसमें यहाँ पे मंगल 10वें में बैठा है, वहां से उसकी 4 नंबर की दृष्टि कहाँ गिरेगी, कौन से खाने में गिरेगी ये बताना है आपको, कौन से हाउस में गिरेगी। ये 12 हाउस है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, आपको इसको ब्लैंक समझिए, खाली समझिए, कुछ भी लिखा नहीं है सर पहले में आपको, खाली। नंबर जो हाँ
पहले में कौन सी गिरेगी जी? कौन से नंबर की दृष्टि गिरेगी? चौथे नंबर की। 4 सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ गए। आप अब आपके समझ में आ गया है कि 4 नंबर की दृष्टि 1 पे गिर रही है। अगर वो 10 में बैठा है तो 4 नंबर की 1 में गिर रही है। और 7 नंबर कहाँ गिरेगी? नंबर पे। 7 कितने पे जी? 4 पे। जी, 4 नंबर 4 जहां नंबर की लिखा है 4 नंबर पे हाँ उसकी जी। दृष्टि 7वें नंबर की गिरेगी। 7 नंबर की जो दृष्टि है वो 4 पे गिरेगी। और 8वीं कहाँ गिरेगी? 5 पे। अगर यहाँ पे 4 नंबर पे उसकी 7वीं दृष्टि गिर रही है तो उसके साथ वाला ही घर होगा जहाँ पे उसकी अगली दृष्टि 8वीं दृष्टि गिरेगी। 5 इसी पे। तरह से नंबर पे अन्य अन्य जो ग्रह। आरती जी, क्या कहा आपने? 5 नंबर पे। जी जी, सही आपका जवाब है, वो मैं समझ गया। मैं कह रहा हूं कि इसी तरह अन्य अन्य जो ग्रह हैं उनको आपको समझना है, खाली मंगल से समझना नहीं है। अन्य जितने ग्रह हैं उनकी जिनकी विशेष दृष्टि है वो आपको यहाँ बिठाने हैं, यहाँ से देखना है उनका कौन कौन सा दृष्टि कहाँ कहाँ गिरती है। और जिनकी सप्तम दृष्टि है वो तो पता ही है आपको, चतुर्थ भाव में ही गिरेगी। ठीक है। कल सविता जी ने कहा था कि अगर जो राशियों के टेबल एक मैंने दिखाया था वैसा दूसरा भी टेबल है क्या, दूसरा कोई? जी ये सर। देखिए, ये कर्म, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कल। जैसे कारकत्व ग्रह कौन कौन से भाव के, जैसे दशम भाव के 4 कारकत्व ग्रह है। तो आपको ये याद होने चाहिए। वहां पूछा जा सकता है कि सूर्य कौन से भाव का कारकत्व है, कि या दशम भाव। ये देखिए, सूर्य तो बहुत से भावों में है, पर यहाँ पे पूछा जा सकता है कि दशम भाव में कौन कौन से ग्रह कारकत्व है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि सूर्य, बुध, गुरु, शनि, ये 4 ग्रह है। कल स्लाइड थोड़ा उल्टा हो गया था, इसलिए आप जिस कारण से आपको ये दिखा नहीं पा रहा था मैं सही से। अभी आपको मुझे आशा है कि अच्छे से आप देख पा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 नंबर का जो भाव है इसमें सूर्य कारकत्व है। दूसरे में मंगल, मैंने कहा था मंगल शनि। तीसरे का मंगल। चौथे का मैंने कहा था चंद्रमा बुध। पंचम का गुरु। छठे का शनि मंगल। 7वें का गुरु शुक्र। 8वें का शनि। 9वें भाव का सूर्य मंगल। और दशम भाव जो आपको लगा है परीक्षा की दृष्टि से, वहां पे सूर्य, बुध, गुरु, शनि 4 ग्रह बताए गए हैं। उन चारों को ही आपको ध्यान में रखना है। 11वें के गुरु है, 12वें के शनि है। तो ये आशा है कि ये आपको विषय समझ में आया है। और ये दूसरा विषय है, ये देखिए कि कौन से भाव से किस चीज का विचार होता है। तो अभी हमने बहुत विस्तृत तरीके से देखा कि एक एक भाव से कितनी कितनी चीजों का विचार होता है। ये उसका ओवरऑल है, 12 भाव। उनसे पर्टिकुलर उनके लिए एक शब्द क्या है, उन बहुत सी चीजों के लिए एक ही शब्द क्या है जो आपको ध्यान में रखना है। जिससे 10वें भाव को आप फोकस करेंगे, वहां पे कर्म, वो कर्म भाव है। और ये 12 के 12 भाव एक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ से अगर मनुष्य पैदा होता है, यहाँ पे अगर वो उसका जीवन है, तो वहां से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ, यहाँ, फिर 8वें पे, 9वें पे, 10वें। इसी तरह से ये 12 भाव जो है वो आपस में कनेक्टेड है, ये जुड़े हुए हैं, इनका कनेक्शन है आपस में। जैसे मैंने आपको एक संख्या बताई थी कल कि ये देखिए काल पुरुष में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ रहती है। तो 1 नंबर पे हमारा चेहरा आएगा, हमारा सिर आएगा। फिर ये 2 नंबर पे मुख आएगा। 3 पे बाजू, छाती, पेट, ये इसी तरह से ये सब अंग आएंगे। पैर तक, सिर से पैर तक सारा बताया है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से समझिए। प्रथम भाव तनु भाव होता है, शरीर जिसको कहा जाता है। द्वितीय भाव होता है पैतृक संपत्ति, संतति। तीसरा भाव होता है सहज, सगे भाई बहन इत्यादि। चतुर्थ भाव पराक्रम, माता। पंचम भाव होता है संतान, शिक्षा या सेवक। उसका छठा भाव होता है शत्रु या मामा का। सप्तम भाव होता है विवाह, साझेदार, मित्र, प्रेम का। अष्टम भाव होता है मृत्यु का, कष्ट का और रोग का, आयु का और मृत्यु का। नवा भाव होता है अध्यात्म ज्ञान का। 12वां 10वां होता है भाव पिता, राज्य, यश
अपयश, दंड, सरकारी नौकरी, न्याय, व्यापार और स्वामी के बारे में। 11वां भाव होता है आर्थिक लाभ और आय के बारे में। 12वां भाव होता है ऋण और व्यय के बारे में। ठीक है जी। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सा, अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी अगर हम रिलेशन में बात करें, इस स्लाइड से आप समझ सकते हैं कि अगर रिलेशन में जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं उसमें कौन कौन से भाव से किस किस रिश्तेदार का विचार किया जाता है। तो पहला जो 1 नंबर का जो घर है वहां से दादा और नाना का, जातक या जातिका के जो दादा और नाना है उसका विचार 1 नंबर से किया जाएगा। वो कैसे होंगे, किसी जातक के लिए किसी के नाना या दादा कैसे होंगे, या उनके लिए वो कैसा है जातक जाति का। दूसरे भाव से ताया का, ताई का, जो जिस जातक के पिता या पिता के भाई या उसकी भाभी, वो उसके लिए ताई या ताई, वो ताई जो उस भाई की जो पत्नी है, बड़े भाई की पत्नी जो है उसको ताई कहते हैं, उसका विचार दूसरे भाव से। तीसरे भाव से छोटे भाई बहन और देवरानी का विचार। चतुर्थ भाव से माता का, ससुर का। और पंचम भाव से बड़ा साला, बड़ी साली, बड़ी भाभी, बड़ा जीजा, ज्येष्ठ पुत्र, इन सब का विचार पंचम भाव से किया जाता है। छठे भाव से मामा, मौसी, चाची, फूफा इत्यादि रिश्तेदार जो हैं उनका विचार छठे भाव से होगा। सप्तम भाव से पति, पत्नी, दादा, नानी। अच्छा, पहले में क्षमता, मैं पहले में थोड़ा गलत बोल दिया कि दादी और नाना इनका विचार प्रथम से होगा और दादा और नानी इनका विचार सप्तम से होगा। और अष्टम से ताऊ और नवे जो ताया होता है, ठीक है जी। और नवे भाव से छोटा साला, छोटी साली, छोटा जीजा, छोटी भाभी, देवर इत्यादि का विचार भाग्य नवे भाव से किया जाएगा। उसका दशम भाव है वो पिता का और सास का होता है। और 11वां जो भाव है वो बड़े भाई, बड़ी बहन, पुत्र वधू और जेठानी का होता है। और 12वां जो भाव है वो मौसी, मामी, मौसी, चाचा, बुआ, इन सब का बताया गया है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया या नहीं सुनाई दिया तो पुनः एक बार पूछ लेंगे। मनीषा जी, आरती जी, सविता जी। महोदय एक बार रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद आपसे पूछ लेंगे, क्योंकि आप हाँ बता रहे हैं, हमें एक बार खुद से भी पढ़ के देख लेंगे। जी जी अवश्य। जब तक आप वो नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल जरूरी है, प्रैक्टिकल होना जरूरी है। जहाँ पे आपको लगता है शंका है वो पूछनी है, दूर करनी है शंका। ठीक है जी। जी। तो अभी आगे देखते हैं, इसके आगे। तो जैसे देखिए हमने कहा त्रिकोण बनता है, एक भाव, भाव की संख्या है, त्रिकोण ऐसे बनेगा 1, 5 और 9, इनका संयोग होगा तभी कोई जातक उत्पन्न, जातिका या जातक उत्पन्न होगा। क्योंकि 1 का जो स्वामी है वो कौन है, सूर्य है। और नंबर 5 का जो स्वामी है वो कौन है, गुरु है। और नंबर 9 में 9 का स्वामी कौन बताया मैंने, भाव का स्वामी बताइए। देखिए यहाँ पे भी, ये स्लाइड देख रहे हैं ना, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ गुरु है, यहाँ पे भी गुरु और सूर्य है। इनके संयोग जब तक इन भावों का संयोग नहीं होगा तो तब तक कोई भी जातक या जातिका उसका जन्म संभव नहीं है। तो वो फिर हो जाता है कि मिसकैरेज हो गया, या वो किसी कारण से वो जातक या जातिका उत्पन्न नहीं हो पाई, वो दुनिया में सामने नहीं आ पाए। तो जो मनीषा जी आपने पूछा था वो ये टेबल आपके सामने है। तो आपने कहा था कि अगर राशि के साथ उसका उच्च नीच का कोई टेबल हमको एक साथ मिल जाए जहाँ पे हम समझ पाए कि कौन से किस ग्रह की राशि है, वैसा ही एक टेबल ये है, राशि का टेबल। ये ग्रहों का वो है, कौन से ग्रह का, कौन किस ग्रह का शत्रु है, मित्र है, सम है। तो यहाँ सर पे देखिए आप,
इसको देखते हैं सबसे पहले। हमने राशि वाला तो देख लिया है। ये देखिए कौन से ग्रह का उच्च, कौन सा राशि किस ग्रह की उच्च होती है और नीच होती है और मूल त्रिकोण है, कितने अंश पे होती है, अंश भी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेष राशि, सूर्य मेष राशि के 10 अंश पर उच्च होते हैं और तुला राशि के 10 अंश पे नीच होते हैं। जो यहाँ पे देखिए डिग्री का साइन दिया है, 10 के साथ लिखा है एक डिग्री का साइन, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, दिख रहे हैं ना आपको। जी महोदय। तो यही है, आपको यहाँ पे काउंट करना है कि ये 10 10 दोनों जगह होगा। 10 3 28, 15 5 27, 20 15 15, राहु केतु के 15 ही 15 होंगे। और उनकी राशि मैंने बताई है धनु और मिथुन, और केतु का उल्टा हो जाएगा, वहां पे धनु और मत मिथुन हो जाएगा। यहाँ पे धनु मिथुन है तो वहां पे मिथुन धनु हो जाएगा, उसका उल्टा अंश उतने ही रहेंगे। महोदय तो एक उसके और बाद टेबल था ना वो अधिपति वाला। अधिपति वाला, हाँ, जैसे आपने कहा था ना कल कि मैं आज के लिए आपने कहा था कि वो टेबल आप दिखा देंगे हमें। जैसे कौन सी? शनि की ग्रह की जो ये है अधिपति सब, ये सब कहा था ना उस दिन, नेट की प्रॉब्लम थी तो उसकी वजह से आप दिखा नहीं पाए थे हमें। चलिए वो चित्र भी सेट नहीं होगा तो मैं इसको एक बार देख लूंगा अपने पहले, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा। ये समझिए पहले, मेष की और तुला राशि पर, मेष राशि पे उच्च होता है और तुला राशि पे नीच हो जाता है, क्योंकि मेष से सप्तम राशि तुला ही है। और उसके बाद सिंह राशि जो उसकी अपनी राशि है, अगर सूर्य वहां पे बैठा है किसी कुंडली में 20 अंश पे, तो वो मूल त्रिकोण हो जाएगा, उसकी मूल त्रिकोण राशि सिंह है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर वो सिंह राशि पर है, अपनी ही राशि पर बैठा है सूर्य 20 अंश का, तो वो मूल त्रिकोण है। मूल त्रिकोण का मतलब है कि 100 में से उसको 70% रिजल्ट मिलेगा। नीच में है, अगर नीच राशि में है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर उच्च राशि में है, मित्र के साथ बैठा है, तो अगर अच्छे भाव में बैठा है तो उसका फल अच्छा ही होगा, अच्छा मतलब 100% मिलेगा। अब चंद्रमा को देखिए, ये वृष राशि पे 3 अंश के उच्च होते हैं, वृश्चिक राशि पे 3 अंश के नीच होते हैं, क्योंकि वृष से 7वीं राशि वृश्चिक आती है। और ये अपनी ही वृष राशि पर, ये जो इसकी इसकी उच्च राशि है, उसी उच्च राशि पर अगर 27 अंश के हैं, अंतिम के 27 अंश पे, तो तब ये पर इनका जो ये मूल त्रिकोण माने जाएंगे। इनकी उच्च राशि भी वृष है, मूल त्रिकोण राशि भी वृष है, पर अंशों में फर्क है। 3 अंश के हैं तो वो उच्च माने जाएंगे, अगर वो 27 अंश के हैं तो वो मूल त्रिकोण माने जाएंगे। उसके बाद मंगल पे आते हैं। मंगल की उच्च राशि मकर है, 28 अंश, नीच भी 28 अंश ही है। कर्क पर नीच होते हैं ये, क्योंकि मकर से सप्तम राशि कर्क आती है। और मेष राशि जो इनकी अपनी राशि है, उस पर ये 12 अंश के बैठे हैं, तो शुरू के 12 अंश, लास्ट के नहीं। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा है कि कितने अंश शुरू के, जैसे 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 10 के बाद 20 अंश तक, क्योंकि 10 तक तो वो उच्च नीच होंगे, उच्च होंगे या नीच होंगे, या मेष राशि पे उच्च होंगे, तुला होंगे तो नीच है। उसके बाद 10 से आगे जो 20 तक, तो वहां पे क्या है, वहां पे वो मूल त्रिकोण है। शुरू के जो 10 के बाद 20 तक, उसके आगे जो 10 बच गए, उस पे नहीं जाना है, वहां पे वो कोई फल नहीं करेंगे वो, क्योंकि वहां पे स्थिति देखनी पड़ेगी ग्रह की, वो कहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 10 मेष राशि के 10 अंश तक उच्च के हैं, अगर तुला पे बैठे हैं तो नीच के हैं। 10 के आगे 20 तक वो मूल त्रिकोण माने जाएंगे। उसी तरह से अगर 3 अंश के वृष राशि पर चंद्रमा, वो उच्च के हैं, वृश्चिक राशि के 3 अंश पे वो नीच के हैं। उसी तरह यहाँ पर वृष राशि के 27 अंश पर, अंतिम के जो 27 अंश हैं अंतिम वाले, तो वहां पर 3 के बाद 27 जहां तक होगा, 4 से लेकर 30 तक, तो वहां पर वो मूल त्रिकोण माने जाएंगे। उसी तरह मकर 28 अंश तक, 1 से 28 तक वो उच्च होते हैं मकर में, और 28 अंश के ही वो कर्क में नीच के होते हैं। और 12 अंश के 0 से 12 तक, यहाँ पे शुरू के 0 से 12, तो 12 तो कहीं पे भी काउंट कर सकते हैं, पर भी यहाँ पे लिखा है स्पष्ट कि शुरू के प्रथम 0 से 12 तक मेष राशि पे बैठे हैं तो वो मूल त्रिकोण हो जाएंगे। उसी तरह बुध 15 अंश के वो
उच्च होते हैं कन्या राशि पे, मीन पे 15 पे वो नीच होते हैं, और 15 पे कन्या के ही 15 से 20, 15 राशि से 15 अंश से 20 अंश तक अगर वो है, 15 के बाद 20 तक, तो वो मूल त्रिकोण माने जाएंगे, वो उच्च नहीं माने जाएंगे, क्योंकि 15 से आगे 16, 17, 18, 19, 20 तक वो मूल त्रिकोण है। उसी तरह अगला गुरु है। गुरु 5 अंश कर्क के, मंगल से उल्टा गुरु का होगा। तो यहाँ पे इसी को खत्म करके मैं कक्षा को विराम दूंगा। तो सर कर्क एक 5, क्वेश्चन था इसमें, मिथुन का तो कुछ जिक्र नहीं है राशि का, कौन नीच है कौन उच्च है? देखिए वो जरूरी नहीं है, यहाँ पे हमारी आपकी मर्जी नहीं चलेगी ना, यहाँ पे ये शास्त्र है। भाई सर मैं शास्त्र में पूछना चाह रही थी ना कि मतलब कुछ राशियां नहीं है इसमें। जी जरूरी नहीं है ना कि सभी राशियां यहाँ पे हो। ठीक है। तो यहाँ पे जिस ग्रह की जो राशि बताइए आपको वो ध्यान में रखनी है। देखिए जैसे सूर्य का उल्टा शनि है, उसी तरह मंगल का उल्टा गुरु है, और बुध का उल्टा शुक्र है। आपको खाली अंश ध्यान में रखना है, राशि तो यहाँ पे ऊपर नीचे है। वो है, मिथुन भी है, पर वो किस में है, वो राहु केतु में आती है, यहाँ पे नहीं है। वो भी है, यहाँ पे नहीं दिखाई गई है। इसको आप देखेंगे एक बार, इसका फोटो रख लीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर बनाइए अपनी नोटबुक पे, फिर उसमें आपको कुछ समझ नहीं आता है फिर उसको पूछिए। ये हम कल देखेंगे। अब कल का जो विषय है वो नक्षत्र पे कक्षा होगी, तो आप सभी उपस्थित रहे, अन्य अन्य जितने सभी जो है वो सभी रहेंगे कल, क्योंकि नक्षत्र पे डिस्कस होगी विशेष रूप से। तो अभी के लिए, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, 5 मिनट ऊपर हो गया है कक्षा के, तो कक्षा को अभी के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपका अभी